नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें बताते हैं, साथ ही आपके सवालों के जवाब भी देते हैं। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे अपने नाम, अपने शहर का नाम और कमोडिटी से जुड़े सवाल हमें व्हाट्सएप के जरिए भेजें। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी ये सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारे साथ दो मेहमान होंगे जो आपके सवालों के जवाब देंगे। भूपेश शर्मा है टेक्निकल एक्सपर्ट बीकानेर से, और मानव मोदी है मोतीलाल ओसवाल से। आप दोनों मेहमान हमारे आपके सभी सवालों के आज जवाब देने वाले हैं। आगे हमारे साथ तीन और मेहमान होंगे जो अलग अलग कमोडिटीज़ पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ होंगे प्रेमचंद मोटा जो मसाला ब्रोकर एंड एनालिस्ट हैं, उनसे हम हल्दी के बारे में जानेंगे। साथ ही दिनेश पटेल भी हमारे साथ होंगे, चेयरमैन हैं ऊंझा एपीएमसी के, जो जीरे और धनिया को लेकर किस तरह की रिपोर्ट है, ऊंझा मंडी में किस तरह की अराइवल जीरे की हो रही है, ये हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और आगे हमारे साथ गजेंद्र परक भी होंगे राजहंस गम इंडस्ट्रीज से, नोखा राजस्थान से, उनसे हम ग्वार मार्केट का हाल जानेंगे। चलिए, लेकिन सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की। माना बताइए, गोल्ड और सिल्वर आज फिर से तेजी दिख रही है, चांदी की चमक ज्यादा दिख रही है, क्या लग रहा है? चांदी फिर से नया रिकॉर्ड बनाने वाली है क्या? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते की नरमी के बाद बहुत ज़्यादा मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ये हो गया था कि अब इमीडिएट टॉप हो गया है, निवेश का मौका मिलेगा फिर से। लेकिन अब आप देखिए ये हफ्ते में फिर वो चमक दिखी है दोनों सोने और चांदी दोनों में। रेट कट डिले और रेट कट एक्सपेक्टेशन एक तरफ है, जियोपॉलिटिकल टेंशन भी वापस वो रुख पकड़ रही है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो चांदी में बहुत ज़्यादा बढ़त है, और इसका सोने के साथ-साथ इंडस्ट्रियल मेटल का भी एक बहुत बड़ा हाथ है कि जिस हिसाब से बाकी सारे बेस मेटल्स भी खींच रहे हैं, कॉपर है, जिंक है, उसका भी बहुत बढ़िया सपोर्ट चांदी को आता हुआ दिख रहा है। अगर इकोनॉमिक डेटा भी देखेंगे, जॉब्स नंबर हमें घटते हुए आए थे यूएस की तरफ से, दोनों ही वीकली जॉबलेस और नॉन फार्म पेरोल, जिसके बाद बहुत बढ़िया रैली, बहुत बढ़िया उम्मीद एक जगी है कि रेट कट फिर से सितंबर महीने में आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये रैली कंटिन्यू होनी चाहिए। बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी बिल्कुल सोने और चांदी में जारी हम रख सकते हैं। बायोन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ काम कर सकते हैं। आप क्या सलाह दे रहे हैं भूपेश जी? नमस्कार विश्वमोहन जी। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में सर मुझे करंट भाव पर एक कॉन्ट्ररी रिव्यू देना चाहूंगा कि 72,500 के दाम पर सोने में बिकवाली करनी चाहिए एक कॉन्ट्ररी रिव्यू समझकर, और 72,770 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में 72,250 और 72,050 के लक्ष्य आज शाम के सत्र में देखे जा सकते हैं। नहीं है भूपेश जी? भूपेश जी, चांदी को क्या लेकर सर? यही सिमिलर व्यू तो नहीं है? सर चांदी की बात करें तो चांदी में कॉन्ट्रा वेट तो नहीं लेना चाहूंगा, परंतु हाँ इंतजार करना चाहूंगा। आज शाम को एक इन्फ्लेशन के डेटा देखने को मिलेंगे थोड़ी देर बाद। तो 85,200 के नीचे अगर चांदी का बाजार सस्टेन करता है तो चांदी में भी एक बिकवाली का कॉन्ट्रेरी व्यू देना चाहूंगा, और 86,000 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा इसमें। और पोजिशनली इसमें एक बार मेरे को टारगेट 84,500 और 83,500 तक के संभव लगते हैं। तो ये व्यू आपका गोल्ड और सिल्वर को लेकर है, आप बहुत बुलिश नहीं है। लेकिन मानव ने जो कॉल दिए हैं गोल्ड और सिल्वर के, दोनों यहां पर खरीदारी की रहा है। 86,500 के टारगेट है चांदी में, और 73,000 के टारगेट है गोल्ड को लेकर। ये टाइम फ्रेम क्या है मानव, एक बार बता दीजिएगा, कितने दिन इंतजार करना पड़ेगा इस टारगेट के लिए? 73,000 गोल्ड और 86,500 का टारगेट जो चांदी में आपने दिया है। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये एक शॉर्ट टर्म व्यू है, क्योंकि मेरा मेरा मानना है आज का जो यूएस सीपीआई नंबर और रिटेल सेल्स दोनों ही नंबर इंपॉर्टेंट है, और दोनों के एक्सपेक्टेशंस नीचे की तरफ है, मतलब खराब आने की एक्सपेक्टेशन है। अगर इसके ही एक्सपेक्टेशन के आसपास ही नंबर आते हैं तो आज ही के दिन हमें बहुत अच्छी मूवमेंट आनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये जो टारगेट है, हमें ये हफ्ते के हिसाब से मैं देखूंगा कि हफ्ते के हिसाब से नंबर्स हमें कहीं ना कहीं आते हुए दिखने चाहिए। ओके मानव, आपसे एक सवाल आया है अभी अभी। नवनीत गुप्ता है रायगढ़ से। मानव मोदी से सवाल पूछिएगा, ये लिख रहे हैं एल्युमिनियम और कॉपर और सिल्वर में क्या करना चाहिए इंट्राडे के लिए? क्या सलाह देंगे मानव इनको? एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर।
जी, बिल्कुल, मैं सिल्वर से शुरू करूँगा। सिल्वर में जैसे हमने बात की, आज इम्पोर्टेंट डेटा है, डेफ़िनिटली थोड़ा कॉशियस होना चाहिए, लेकिन बायो डिस्क की स्ट्रैटेजी हम मेंटेन कर सकते हैं। 85,500 के आसपास हम बाय कर सकते हैं, 84,700 के नीचे का स्टॉप और 86,500 का हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चाँदी में 85,800 के ऊपर अगर हमें ब्रेक मिलता है, तो बहुत बढ़िया, हम वहाँ से भी एक अच्छी रैली कंटिन्यू देख सकते हैं। कॉपर की बात करूँगा, कॉपर में 888 का जो लेवल है वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट ज़ोन है। उसके नीचे अगर जाता है तो ही थोड़ा मामला हम कॉशियस देख सकते हैं, लेकिन जब तक उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, 888 का जो आंकड़ा है, उसके ऊपर हम बाई में ही रहेंगे। 894 का एक इमीडिएट लेवल है जहाँ से हम बाय कर सकते हैं। 890 के नीचे का स्टॉप और 902 का एक इमीडिएट टारगेट है। लंबे समय का टारगेट मैं 920 के करीब देखता हूँ कि 920 तक ये जर्नी मैं देखता हूँ। एल्यूमीनियम थोड़ा बहुत स्टेबल है क्योंकि दोनों ही तरफ की न्यूज़ आ रही है, तो एल्यूमीनियम से बेहतर मैं ज़िंक को समझूँगा कि ज़िंक पे अगर बाई की बेट लेना चाहें तो ले सकते हैं। एक और सवाल है दीपक सोनी का, सोने की स्ट्रेटजी जानना चाह रहे हैं, गोल्ड की स्ट्रेटजी बता दीजिए मानव, हालांकि आपने बाई कॉल दिया है, एक बार फिर से बता दीजिए दीपक सोनी जी के लिए। जी, बिल्कुल। मेरे ख़्याल से सोने में 70 टू 500 एक अच्छा लेवल होगा बाय करने के लिए। एक इमीडिएट हर्डल भी है, अगर उसके ऊपर हमें अच्छी क्लोजिंग मिलती है, तो वो लेवल अच्छा होगा। 70 टू 200 के नीचे का स्टॉप और 73,000 का टारगेट। ओके, चलिए, तो ये राय आपकी तरफ से। अगले दर्शक का सवाल है, क्रिश हैं दिल्ली से, कॉपर में क्या करना चाहिए? भूपेश जी, कॉपर में क्रिश को क्या करना चाहिए? जी सर, कॉपर की बात करें तो कॉपर आज एक गैप आपके साथ खुला था सुबह मार्केट, और मुझे लगता है कि 890 का स्टॉप लॉस लगाकर अभी भी कॉपर में बने रहना चाहिए, या किसी को भी फ्रेश पोजीशन बनानी है तो 893 894 के आसपास इसमें बाइंग करनी चाहिए, और उसका स्टॉप लॉस 890 के नीचे का रहेगा। अपसाइड में सॉरी हाँ 890 का रहेगा, अपसाइड में 903 और 909 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ओके, अगले दर्शक है हमारे साथ जुगल किशोर लाठी, भीलवाड़ा राजस्थान से। चांदी की कीमतों को लेकर क्या अनुमान है? क्या लग रहा है भूपेश जी, चांदी को लेकर क्या अनुमान आप लगा रहे हैं? जी, अगर लॉन्गर टर्म की बात करें तो मुझे चांदी में मंदी समझ नहीं आती, परंतु हो सकता है कि शॉर्ट टर्म का ट्रेंड में मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन लेता हुआ समझ आता है। तो अपसाइड में चांदी में आज शॉर्टर टर्म के हिसाब से चांदी में बिकवाली करनी चाहिए, परंतु लॉन्गर टर्म के हिसाब से इसमें बाजार में 79,000 के आसपास कहीं भी चांदी मिलती है, तो चांदी में लॉन्गर टर्म के हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए। आप बताइए, लॉन्ग टर्म के लिए आप लोगों का आउटलुक क्या है चांदी को लेकर, मानव जी? जी, बिल्कुल, मेरे ख़्याल से चाँदी में हम इमीडिएट बेसिस पे 88,000 का लेवल देखते हैं। जो ऑल टाइम हाई 86,200 का, वो अगर निकलता है, क्लोजिंग आती है, तो 88,000 90,000 विल बी एन इमीडिएट ज़ोन टू लुक आउट। 1 साल के हिसाब से हमारा रिपोर्ट भी है कि 1 लाख का टारगेट हम आता हुआ देखते हैं, तो वो लंबे समय का लॉन्ग टर्म का एक टारगेट है। तो ये व्यू आपका है। अगले दर्शक है विजेंद्र है नागौर से, आगे जीरे का बाजार कैसा रहेगा? क्या लग रहा है आपको भूपेश जी? विजेंद्र जी को क्या सलाह देंगे? जी सर, जीरे में अभी बाजार तेजी में है। मुझे लगता है कि मई के महीने में जीरा तेजी में ही रहना चाहिए। 26,500 का अभी शॉर्टर टर्म में मुझे घटता हुआ समझ नहीं आता। 27,000 या 26,800 के आसपास जीरे में खरीदारी करनी चाहिए। 26,300 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अपसाइड में मुझे उम्मीद है कि 27,900 और 28,600 के लक्ष्य संभावित रहने चाहिए मई एंड तक। ये व्यू आपका है जीरे को लेकर। और धनिया और हल्दी को लेकर भूपेश जी क्या लग रहा है? धनिया में हल्की रिकवरी की कोशिश हो रही है, 74-50 के आसपास बंद हुआ है आज भी, और हल्दी भी 18,000 के ऊपर आ गई। क्या इन दोनों को लेकर क्या आउटलुक है आपका? जी सर, एक अच्छा अपडेट है ना धनिये के ट्रेडर्स के लिए रहेगा, क्योंकि धनिये में एक ट्रेंड रिवर्सल देखने की संभावना मिल रही है। दिख रहा है कि धनिये में ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, और 7450 के आसपास धनिया भी ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि धनिया में खरीदारी करनी चाहिए। 7500 के ऊपर इसमें 7550 के ऊपर इसमें और पोजीशन ऐड करनी चाहिए। स्टॉप लॉस इसमें 7300 के नीचे का रहेगा पोजिशनली। 7800 और 8200 तक के लक्ष्य पोजिशनली संभावित रहेंगे। वहीं शॉर्टर टर्म की बात करूं तो 7,700 तक के ट्रेंड संभावित रहेंगे। ओके, तो ये व्यू आपका मसालों को लेकर है। और ग्वार को लेकर भूपेश जी क्या लग रहा है आपको? ग्वार की चाल कैसी दिख रही है यहाँ से?
ग्वार काफी समय से एक दायरे में दिख रहा, हालांकि हल्की रिकवरी की कोशिश हुई थी बीच में, लेकिन फिर से वही नरमी चालू हो गई है। क्या लग रहा है ग्वार में आगे? जी, ग्वार का ट्रेंड अभी ओवरऑल ट्रेंड अभी भी मजबूत बना हुआ है। मुझे लगता है जब तक ग्वार सीड 5,400 के ऊपर है तब तक इसमें तेजी बरकरार रहनी चाहिए। मार्केट ड्यू टू द वॉल्यूम्स काफी लैकिंग है और इस वजह से मार्केट में कोई वॉलेटिलिटी भी देखने को नहीं मिल रही है पिछले 5-7 ट्रेडिंग सेशन में। मुझे उम्मीद है कि जैसे ही बाजार 5,500 के ऊपर निकलेगा तो इस बाजार में एक अच्छी वॉलेटिलिटी और अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिलने चाहिए। अपसाइड में 5,650 तक के लेवल संभावित रहेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। ओके, चलिए हम हल्दी की बातचीत कर रहे थे और हल्दी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रेमचंद मोटा हैं, मसाला ब्रोकर और एनालिस्ट हैं। शुक्रिया प्रेमचंद जी। क्या हो रहा है सर हल्दी में? हल्दी एक अच्छी तेजी के बाद, रिकॉर्ड छूने के बाद अब धीरे धीरे नीचे भी आई है। क्या लग रहा है आगे की चाल हल्दी की कैसी दिख रही है? फंडामेंटल्स क्या सब संकेत दे रहे हैं हल्दी में? सब भाइयों का नमस्कार। हल्दी 2024 में गोल्डन आइटम रहेगी कमाने के लिए। ओके। हल्दी का इस साल फसल 58 लाख से 60 लाख बोरी का ही है, जो हर दफे 90 लाख बोरी से 1 करोड़ बोरी होती है। उसके अलावा पुराना माल जो था उसमें से भी 50% माल बिक चुका है और जो इस साल का फसल 58-60 लाख जो भी उम्मीद करते हैं उसमें से करीबन 45 लाख बोरी आके बिक्री हो चुकी है और सब जगह स्टॉक जितना होना चाहिए इतना नहीं हुआ है और अभी खाली सिर्फ 15 लाख से 20 लाख बोरी ऑल ओवर इंडिया के सब सेलिंग सेंटर मिलके आने का बाकी है। इसके हिसाब से हल्दी में मंदी नहीं लगती है और पुराना स्टॉक भी काफी कम है और हल्दी के इन्वेस्टर के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। और उसके अलावा हल्दी का अभी जो कुछ मंदी वाले लोग बोलते थे कि इस साल भाव ऊंचा है बोल के 175% 200% तक हल्दी की बोनी हो सकती है, वो होना थोड़ा मुश्किल मुझे लगता है क्योंकि जो बीज का दाम जितना बढ़ गया है और उसमें जो किसान को फाइनेंस की लागत आएगी उसके हिसाब से हल्दी की नई बोनी 140% से ऊपर होना मुश्किल लगता है। ज्यादा से ज्यादा 150% हो सकता है, मगर ये जो एक्सेस है वो इस साल ही ऑलरेडी फसल अपनी 100% के बदले में 60% है इस साल की, इसलिए उसमें पूरा एडजस्ट हो जाएगा। इसलिए आज जो जून एनसीबीएक्स वायदा का भाव 18,200 के आसपास है वो मुझे लगता है कि 30,500 रुपया बहुत जल्दी टच करेगा। हो सकता है जून फर्स्ट वीक सेकंड वीक में टच करे और अगस्त वायदा जो है वो अभी आज 18,650 का पोजीशन है। इसकी ड्यू कटिंग 22,500 से 23,000 के ऊपर होने की उम्मीद लगती है। कुछ लोग बोलते हैं हल्दी में कि भी 250, 275, 300 रुपए किलो भी हल्दी बिक सकता है। मुझे इतनी ऊंची तेजी नहीं लगती है, मगर फिर भी जून जुलाई बाजार काफी अच्छा रहेगा और 15 मई से 15 जुलाई हाँ ये बोनी का टाइम है। ओके। किसान फुल बिजी हो जाएंगे, मगर बीज का जो दाम मैंने बताया काफी ऊंचा हो गया, इसलिए वो लोग का बोनी का इन्वेस्टमेंट इतना लगने से कम हो जाएगा। ओके। अब हाँ, अच्छा अभी ऐसा पोजीशन में कुछ और इसी वजह 140-150% बोनी नहीं होगा, मगर इस साल जब 60% की फसल आई हाँ, तो ये हाँ। बोल के ये ज्यादा बोनी में हर फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हल्दी की रियल शॉर्टेज जो है वो लास्ट 10-15 साल में अपने को 10 साल में तो नहीं देखने को मिला। इतनी शॉर्टेज आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में दिखने मिलेगी। ओके। जो रियल शॉर्टेज रहेगी। ओके, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का जो महीना होगा उसमें रियल शॉर्टेज दिखेगी और हो सकता है मगर 1 जून से बाजार तेजी होना चालू हो जाएगा। ओके। और जीरे के माफिक शर्तों यदि इसमें आ गए तो हल्दी का भाव कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। ओके, नोटेड सर, नोटेड। आपकी बात में समझ गया कि शॉर्टेज की स्थिति है, पिछले साल से उत्पादन भी कम है, सरकार के आंकड़े भी कम कह रहे हैं, आप लोग तो और भी ज्यादा कम कह रहे हैं और इस साल हल्दी का ये रहने वाला 2024 और 1 जून से वो तेजी शुरू होगी और सितंबर, अक्टूबर से तो शॉर्टेज की स्थिति और भी ज्यादा बढ़ेगी, तो वहां पर और तेजी बढ़ सकती है और कुछ भी भाव हो सकते हैं। ये आपका अनुमान है, प्रेमचंद मोटा जी का अनुमान है, इन्होंने हल्दी को लेकर अपनी राय रख ली। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जीरे को लेकर ऊंझा मंडी में क्या रिपोर्ट है, अराइवल्स की वहां पर क्या स्थिति है, बात करेंगे। हमारे साथ ऊंझा मंडी के चेयरमैन मौजूद रहेंगे। जल्द लौटते हैं।
Co-powered by Amrita Vishwa Vidyapeetham. Come, become. कस्टमर से जरूरी क्या है बेटा? अरे पापा, मोदी जी सारे ग्रुप में वोटिंग के लिए मैसेज कर रहा हूँ। बेटा कल छुट्टी है, कस्टमर ज्यादा आएंगे और तुम दुकान से बिल्कुल बाहर मत जाना, समझे? वाह पापा वाह, जिस आदमी ने हमारे लिए अपना घर परिवार सब छोड़ दिया, उसके लिए हम 20 मिनट नहीं ले सकते। ये डिजिटल ना होता तो आज भी रोज सुबह बैंक जाना पड़ता, तब टाइम नहीं लगता। बोलो पापा। बारी बारी चलेंगे, वोट डालने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। First floor going up. Stand clear of the closing. जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये है मोदी की गारंटी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात कर लेते हैं फिर से जीरे की। हमारे साथ दिनेश पटेल हैं, चेयरमैन हैं ऊंझा एपीएमसी के। शुक्रिया दिनेश सर, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए। सर सबसे पहले मंडियों की स्थिति बताइए, जीरे के अराइवल्स की स्थिति क्या है अभी फिलहाल? कृष्ण मोहन जी, अभी जीरे में हर रोज माने कि ऊंझा मंडी में 20 से 25,000 बोरी की आवक रहती है और ये 15-20 दिन में करीबन जीरे में पर 20 kg करीबन 1200 से 1300 रुपये की इजाफा हुआ है। मतलब कि पर केजी 60 रुपीज के आसपास का बढ़ा हुआ है। जीरे में देखो कि 1 करोड़ बोरी से भी ज्यादा उपज हुई थी, लेकिन ये अभी तक 30 से 35 लाख बोरी की आमदनी और सभी मंडी में आ चुकी है। अभी जो भी ज्यादा स्टॉक पड़ा है वो किसान के पास पड़ा है। किसान इतने मजबूत है कि किसान को नीचे भाव में बेचना नहीं है, इसलिए जब भी भाव घटते हैं तो किसान यहाँ पर लाने का बंद कर देता है। इसलिए बीच में जो दाम कम हुए थे, जिसको जरूरत थी उतना वो लोगों ने बेच दिया। अभी जो भी माल है वो मजबूत किसान के हाथ में ही है। इसलिए अभी जो ये भाव है इसमें से देखे तो करीबन 200-500 रुपया कम हो सकता है, लेकिन ज्यादा घटेगा नहीं है ये भाव में। रिपोर्ट आपने दी है कि अराइवल्स मंडी में 20-25 हजार बोरी हो गई हैं और बम्पर उत्पादन तो है, लेकिन किसान 20-25 हजार बोरी आती है। जी जी, पर डे 20 हजार। हाँ वही सर, वही आंकड़े मैं बता रहा हूँ। मजबूत किसानों के हाथ में तो अराइवल्स किसान भाव के हिसाब से ला रहे हैं माल मंडियों में, ये स्थिति है। इस वजह से दाम बहुत ज्यादा घटने वाले नहीं है। सर इंडस्ट्रियल बाइंग किस तरह की हो रही है और एक्सपोर्ट की डिमांड किस तरह की है जीरे की? एक्सपोर्ट की डिमांड भी अभी है और लोकल जो डोमेस्टिक है वो भी अभी डिमांड अच्छी है। लास्ट महीने में देखें तो चाइना में भी करीबन 500 कंटेनर से भी ज्यादा माल गया हुआ और यहाँ पर देखें तो पूरे इंडिया में से अभी डिमांड है और अभी ये डिमांड 15 दिन और चलेगी। जब मॉनसून शुरू होगा जून महीने में ये डिमांड कम होगी, लेकिन अगले 15 दिन तक ये डिमांड बनी रहेगी। इसलिए 15 दिन तक तो ये भाव जो है वो यहाँ से 200-500 रुपया, मतलब कि पर केजी यहाँ से 20 रुपया के आसपास बाजार घूमेगी, पर केजी के हिसाब से भाव घूमेगी और 15 दिन और डिमांड बनी रहेगी। सर इंटरनेशनल मार्केट के भी जो जीरे हैं वो भी आने शुरू हो जाएंगे जून से, क्या लग रहा है उसके बाद कुछ जीरे में गिरावट आएगी और आप कह रहे हैं कि डिमांड भी कम हो जाएगी मॉनसून में? इंडियन डिमांड है वो मॉनसून में कम होती है और जून में जो इंटरनेशनल वहां पर चाइना में क्या सोइंग है, तुर्की सीरिया में क्या है, वो भी रिपोर्ट आएंगे। बाद में लगता है कि सालाना जो खपत है करीबन 80 से 90 लाख बोरी की, उसमें से इंडिया का टोटल प्रोडक्शन इंडिया का 1 करोड़ बोरी के आसपास है और बाहर का कितना आता है उसके ऊपर डिमांड सप्लाई का निकल के आएगा। अभी लगता है कि जो किसान है, किसान 30-40 लाख बोरी तो किसान के हाथ में रहेगा। कितना भी आप भाव बढ़े तो भी वो निकालेगा नहीं, नीचे भाव में वो निकालता नहीं है। सर अब धनिया की बात करते हैं, धनिया को लेकर किस तरह की रिपोर्ट है, क्या सेंस कर रहे हैं, कैसे रीड कर रहे हैं धनिया के मौजूदा मार्केट को देखकर आप?
धनिया में जो अभी जो ये 75 के आसपास जो भाव चल रहे हैं एवरेज धनिया के, उसमें से अभी भाव घटेंगे नहीं। यहाँ से भाव जो भी क्योंकि ये साल प्रोडक्शन कम था, लेकिन लास्ट ईयर का बैकलॉग करीबन 50 लाख बोरी के आसपास पड़ा है। इसकी वजह से लगता है कि ये भाव यहाँ से ज्यादा नीचा नहीं होगा। ये भाव जो है बॉटम भाव ही मानो समझ के चले। ओके, शुक्रिया दिनेश जी, आपने वक्त दिया हमें और बताया कि मंडियों की रिपोर्ट क्या है, डिमांड सप्लाई की स्थिति क्या चल रही है, कैसे किसानों ने मजबूत हाथों में अब माल पड़े हुए हैं, किसान भाव के हिसाब से अब मंडियों में माल लेकर आ रहे हैं, ये स्थिति है। तो किसान के साथ साथ स्टॉकिस्ट ने भी माल रोक रखा है, धीरे धीरे माल लाते हैं, जैसे जैसे दाम ऊपर जाते हैं वो थोड़े थोड़े करके माल ला रहे हैं। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया हमें। चलिए आगे बढ़ते ग्वार की बातचीत कर लेते हैं और बात करने के लिए हमारे साथ गजेंद्र पारख हैं, राजहंस गम इंडस्ट्रीज के नोखा राजस्थान से। शुक्रिया गजेंद्र जी, आपने वक्त दिया हमें। सर, ग्वार में क्या हो रहा है? ग्वार में थोड़ी तेजी रिकवरी आई थी, वापस से फिर से नरमी दिख रही है, फिर से दायरे में फंसता दिख रहा है। स्थिति क्या है, ग्राउंड पर क्या है, डिमांड की स्थिति क्या है, मंडियों में क्या हाल है? नमस्कार विश्वमोहन जी। नमस्कार। देखिए, ग्वार की फंडामेंटल्स और जो स्थिति है वो तो अनुकूल है। फंडामेंटल में आप देखिए, एक्सपोर्ट डिमांड फर्स्ट क्लास 30,000 टन के आसपास रेगुलर जो एक्सपोर्ट डेटा है वो आ रहे हैं। उसके साथ साथ जो अराइवल्स है मंडियों में वो काफी कम है। इवन जो पिछले 2 महीने से जितनी भी इंडस्ट्री को ग्वार की सप्लाई चाहिए तो सारी गोडाउन वेयरहाउसेज उन्हीं के थ्रू आ रही है, स्टॉकिस्ट के थ्रू आ रही है। अभी क्या हो रहा है कि जो वॉल्यूम्स हैं एनसीडेक्स में, कमजोर वॉल्यूम से ट्रेड में भी एक खुशी नहीं है कि सबको, क्योंकि बाजार जो चल रहा है वो फंडामेंटल के अगेंस्ट चल रहा है। भाई, आज का जो फेयर प्राइस है, जिस हिसाब से गम की डिमांड है, उस हिसाब से ग्वार का तो फेयर प्राइस काफी ऊपर होना चाहिए। उसके बावजूद बाजार काफी नीचे है और ये समझ से परे है कि इतना बाजार नीचे कैसे है। रहा होगा, आप इतने पुराने खिलाड़ी हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं, आप बताना नहीं चाह रहे हैं, क्या वजह दिख रही है आपको? नहीं, वजह तो मेनली तो क्या है, एक्सचेंज के थ्रू ही वॉल्यूम्स नहीं है तो किसी का ट्रेड करने का मन नहीं है, और जब ट्रेड करने का मन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। लेकिन ये सब शॉर्ट टर्म है, आगे लॉन्गर टर्म में इसका भविष्य काफी अच्छा है, इतना उम्मीद की जा सकती है। लॉन्गर टर्म कितना मानते हैं आप? कब से ये तेजी है कि जो भी आते हैं, जो भी दर्शक पूछते हैं सवाल, वो तेजी की बात पूछते हैं। क्या लग रहा है आपको, कब तक ये तेजी की उम्मीद आप कर रहे हैं यहाँ से? ऐसा है ना विश्वमोहन जी, राजस्थान हो चाहे हरियाणा हो, मेनली बेसिकली यहाँ से ट्रेड ज्यादा होता है। तो यहाँ के लोग ग्वार को हमेशा एक ब्लैक गोल्ड की तरह यूज करते हैं और एक लगाव है इनसे ग्वार के प्रति हमेशा ही। तो जो आप जो कह रहे थे लॉन्ग टर्म कितना होगा, तो वैसे तो देखिए अब मानसून सीजन आने वाली है, तो आपको पता ही है मानसून सीजन में किस हिसाब से इसके अंदर वॉलेटिलिटी होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो आगे बारिश पे बिजाई, एक्सपोर्ट डेटा ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहेंगे। आगे कैसी रहेगी बारिश, कितनी बिजाई होगी, उसको देखते हुए आगे की तेजी मंदी उस पर निर्भर करेगी। ओके, शुक्रिया गजेंद्र जी, आपने वक्त निकाला। जो स्थिति है डिमांड को लेकर, आपको लग रहा है कि एक्सपोर्ट डिमांड भी कमजोर नहीं है, मंडियों के अराइवल्स भी कम हो गए हैं, उसके बाद भी यहाँ पर ग्वार नहीं चल रहा है, लेकिन आगे प्रोस्पेक्ट आपको बेहतर दिख रहा है। आपको लग रहा है कि ग्वार आगे जरूर चलेगा, वक्त जरूर ले रहा है, लेकिन आगे तेजी जरूर आएगी, ये आपकी उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और अपडेट आपको दे दे मानसून को लेकर कि कहाँ बारिश और हीट वेव के आसार है। ये अपडेट जो आईएमडी की तरफ से दिए गए हैं वो अपडेट मैं आपके लिए दोहरा देता हूँ। तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में आज जगह जगह कई ऐसे जगह है जहाँ पे काफ़ी बारिश की संभावना है। आज और कल के लिए कर्नाटक, इंटीरियर कर्नाटक में भी बारिश का अलर्ट है। कर्नाटक के कुछ हिस्से में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा कल से उत्तर पश्चिम भारत में और 18 मई से पूर्वी भारत में हीट वेव शुरू होने का अनुमान है और पश्चिमी राजस्थान में भी हीट वेव का अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ में भी कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर हीट वेव की संभावना जताई गई है। हीट वेव का अलर्ट आईएमडी की तरफ से जारी किया गया है। हीट वेव के अलर्ट कुछ और राज्य में है इस हफ्ते के लिए, वो है यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा, जहां पर 18 मई से हीट वेव की संभावना आईएमडी की तरफ से जताई गई है। तो ये मानसून को लेकर और मौसम को लेकर अपडेट। लेकिन एक अच्छी बात यही है, जो मानसून का प्रोग्रेस है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है। 19 मई को
अंडमान जो साउथ अंडमान है वहाँ पर, फिर निकोबार द्वीप और बंगाल की खाड़ी के भी कुछ हिस्से में मानसून की एंट्री संभव हो सकती है, और हो सकता है कि समय से पहले केरल में भी मानसून की एंट्री हो जाए। केरल में जो तारीख समय जो होता है आमतौर पर वो 1 जून का होता है। तो मानसून के प्रोग्रेस को लेकर अच्छी रिपोर्ट यहाँ पर आ रही है। चलिए आगे लौटते हैं। कई सारे दर्शक हैं, इस बीच उन्होंने सवाल भेज दिए हैं, फटाफट से सवाल लेने की कोशिश करते हैं। ओम प्रकाश है भिलाई से, नेचुरल गैस में 1 वीक का आउटलुक बताएं और क्रूड ऑयल में भी सलाह चाहिए। फटाफट से बताइएगा मानव जी, बहुत कम समय है। एनजी और क्रूड में क्या करना चाहिए इनको? नेशनल गैस में बायो एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी मेंटेन करनी चाहिए। यहाँ से अगर इमीडिएट बेसिस की बात करूँ तो 196 के आसपास बाई करने की सलाह होनी चाहिए, 192 का स्टॉप, और 203 का इमीडिएट टारगेटेड, ओवरऑल 210 का एक रेजिस्टेंस बनता है। क्रूड ऑयल में सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी लग रही है, मंदी का व्यू है, EIA ने भी फोरकास्ट दिया है, तो 6520 के आसपास सेल का व्यू बनता है, 6600 के ऊपर का स्टॉप और 6400 का एक इमीडिएट टारगेट बनता है क्रूड ऑयल में। अगले दर्शक है नवनीत गुप्ता हैं, टर्मरिक में सपोर्ट और रेजिस्टेंस जानना चाह रहे हैं। मानव आपसे ही पूछना चाह रहे हैं, लेकिन टर्मरिक तो आप कवर करते नहीं है, आप बता दीजिए भूपेश जी, टर्मरिक में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या है? जी, टर्मरिक की बात करें तो 17,500 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। मुझे लगता है कि नीचे में कहीं भी 17,800-900 के आसपास मिलती है, वहां लेनी चाहिए। 17,500 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। अपसाइड में 18,900, 19,100 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। 19,200 के ऊपर बाजार चलता है तो फिर एक नई रेंज ओपन। सेकेंड में बताइए, क्या गोल्ड 68,000 रुपए आ सकता है क्या? दर्शक ने नाम नहीं भेजा, सिर्फ सवाल भेजा इन्होंने। भूपेश जी। जी बिल्कुल सर, अगर गोल्ड की लॉन्गर टर्म की बात करें तो 68,000 का गोल्ड का भाव बहुत आसानी से देखा जा सकता है, परंतु उसके लिए एक समय लग सकता है। कि मुझे लगता है कि जो थर्ड क्वार्टर आएगा गोल्ड में, मुझे उसमें उम्मीद है कि 68,000 के भाव वहां देखने को मिले। थर्ड क्वार्टर तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, ये लेवल भी आगे मुमकिन दिख रहा है भूपेश जी को। शुक्रिया भूपेश जी आपका, मानव मोदी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला। तो कमोडिटी फटाफट में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।